देश किसका ये बताओ? बोलो, देखो कैसे डरे बैठे, कहीं की तो आवाज नहीं निकली। देश किसका? अभी भी कहीं डरे बैठे, कहीं को सर्दियां लग रही हैं। अरे देश किसका? हमारे में किसे किसे जोड़ रहे हो? ईसाइयों और मुसलमानों को भी जोड़ रहे हो क्या? हैं? घर में जो मकान है ना, मकान दिखाने जब जाते हो, मैं जाता हूं ना लोगों के साथ, तो कहते हैं आचार्य जी ये मेरा मकान है, कहते हैं ये मकान मेरा है। लेकिन जब मैं देश कहता हूं कि देश किसका, तो आधे से ज्यादा के कंठ से आवाज नहीं निकली। जिनके कंठ से निकली बहुत दबी हुई निकली, जिनकी थोड़ी बहुत मुखरती उन्होंने भी कहा हमारा। हमारा कि मेरा? अरे दूसरों को हिस्सेदारी कम दो भाई। हम तो अपनी बहन और भाई के साथ लड़ पड़ते थे कि इस माँ में हिस्सेदारी नहीं हो सकती, माँ मेरी है। बोलो लड़े हो कि नहीं लड़े हो? माँ के लिए लड़े हो कि नहीं बहन भाइयों से? माँ किसकी है? माँ मेरी है। लेकिन इस मातृभूमि को अपनी कहने में लज्जा आती है। बोलो देश किसका? नहीं नहीं भाई, ऐसे मजा ही नहीं आया मुझे। वहां मस्जिद तक का आवाज जानी चाहिए। देश किसका? अभी मजा ही नहीं आया मुझे। देश किसका? देश मेरा है, मेरा। और इस देश की पग पग जमीन, कण कण जमीन, ये सारा भूभाग कश्मीर से कन्याकुमारी अटक से लेकर कटक तक, ये सारी जमीन मेरी है। मेरी दादिलाई जमीन है, मेरे पुरखों की है, मेरे दादा की है, मेरे बाप की है, मेरी माँ की है, मेरे घर वालों की है। मेरी जमीन है, इसमें किसी और का कोई अधिकार। ये 100 करोड़ हिंदुओं की साझा जमीन है, इसके अलावा किसी की रहना है तो किराया देना पड़ेगा। और आजकल मुझे लगता है जो स्थिति हमारी है, हम किराए पर देने की हालत में नहीं है। हमारी अपनी जनसंख्या इतनी है कि यह जमीन हमारे लिए थोड़ी है। इसलिए जिन्हें किराए पर रहना हो वो किसी और देश में चले जाएं। इस देश में किराए के लिए जमीन और मकान उपलब्ध नहीं है। ना हम किराया लेकर देने वाले हैं, ना हम बिना किराए के देने वाले हैं, ना हम इस जमीन को बेचने वाले हैं। अभी कुछ दिन पहले तमिलनाडु, हैदराबाद के आसपास से एक आवाज आई थी कि एक और पाकिस्तान चाहिए। अब मुसलमानों की आबादी इतनी हो गई है कि हमें फिर से पाकिस्तान चाहिए। देना चाहोगे? देना चाहिए? देना चाहिए कि जो दिया हुआ है वो लेना चाहिए? बोलो, लेना चाहिए। कैसे लोगे? कैसे लोगे? समस्या तो ये है, जितना है इसे बचाना मुश्किल है, तब उसका लेना तो बहुत दूर की बात है। अच्छा, देश आपका है, पहले कहने में आपको लज्जा आ रही थी, तो वीर विनायक दामोदर सावरकर की एक परिभाषा देता हूं कि देश मेरा है। आपको प्रमाण देता हूं कि देश आपका, आपके साथ कोई बहस नहीं कर सकता। अच्छा ये बताओ, गांव के लोग यहाँ कितने बैठे हैं? हाथ खड़े करो। सारे तो गांव के होंगे, किसी ना किसी गांव से आए होंगे। हाथ खड़े करो जितने। महिलाओं में एक भी गांव की नहीं है, ये सब कनाडा से आई है। पुरुषों ने सबने हाथ खड़े करे, लेकिन महिलाओं ने एक ने भी रखा, मैं तो दिल्ली से आई। अरे मूल तो कोई ना कोई गांव होगा। कितने लोग हैं जो गांव से हैं? हाथ खड़े करो। अच्छा हाथ नीचे करो। अब एक बात बताओ, गांव में जो तुम्हारा मकान है उसकी रजिस्ट्री है आपके पास? नहीं है। गांव के मकान की कोई रजिस्ट्री आपके पास नहीं है। लेकिन ये बताओ, सरकार उस मकान को आपका मानती है कि नहीं मानती? मानती है कि नहीं मानती? क्यों मानती है? जब सरकार पूछने, पोजीशन से नहीं होता, जब सरकार पूछने आती है कि भाई ये मकान तेरा क्यों? मेरे पिता ने दिया था। अच्छा, तेरे पिता को किसने दिया था? उसके पिता ने दिया था। उसे किसने दिया था? उसके पिता ने दिया था। उसे किसने दिया था? उसके। अरे हजारों लाखों साल से ये मकान, ये जमीन मेरे पिताओं के पिता वे अपने पुत्रों को देते चले आए। इस तरह ये जमीन मुझ तक पहुंची। ये मेरा दादिलाई मकान है। बोलो, कहते हैं कि नहीं? तहसील में नहीं चढ़ा हुआ तुम्हारा नाम, वो मकान तुम्हारा तहसील में लिखा हुआ नहीं है। इसी दादिलाई आधार पर मकान तुम्हारा है। इसी दादिलाई आधार पर। सुनो, हमारी माँ इसी देश में पैदा हुई कि किसी और देश में? और उसकी माँ, और उसकी माँ, और उसकी माँ, और सृष्टि के आदिकाल तक जाओ, हम सब की माँओं की माँ कहाँ पैदा होती चली आई? इसी देश में। इसलिए ये मेरी माँ की जमीन होने से मेरी मातृभूमि है। और मेरे पिता कहाँ पैदा हुए? इसी देश में। और उनके पिता इसी देश में। और उनके पिता, और सृष्टि के आदिकाल तक चले जाओ, हम सब के पिताओं के पिता कहाँ पैदा होते चले आए? इसी देश में पैदा होते चले आए। इसलिए ये मेरे पिता की जमीन है। और सुनो, माँ की जमीन होने से मातृभूमि, और पिता की जमीन होने से मेरी पितृभूमि है। और माता पिता दोनों की संपत्ति होने से ये मेरी दादिलाई प्रॉपर्टी है। बोलो हाँ कि ना? साबित हुआ या नहीं?
किसकी जमीन? देश किसका? हमारा छोड़ो भाई, देश किसका है? मेरा है। असदुद्दीन ओवैसी का इसमें कोई अधिकार? नाम लेके कह रहा हूं, ये रिकॉर्ड भी कर रहे हैं और ये उस पे भी पड़ेगा, गूगल पे भी है। अभी 3 दिन पहले 4 दिन पहले मैं बहुत गुस्से में था। जब मैं आ रहा था तो गाड़ी चला रहा था, विनय जी का फोन आया। यहां थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, मैं लेट हो गया, एक सभा छूट गई। विनय जी को भी थोड़ा अस्त व्यस्तता थी तो वो थोड़ा जल्दी जल्दी बोले, मुझे बात ठीक से समझ में नहीं आई। लेकिन मुझे गुस्सा जिस बात पर था वो बात आपको बताता हूं। मुझे गुस्सा किस बात पर था? गुस्सा इस बात पर था कि एक व्यक्ति संजय निषाद, उसने कहा कि राम जी तो निषाद थे, राम जी अयोध्या में पैदा नहीं हुए, दशरथ के पुत्र नहीं थे, खीर खाने से बच्चे पैदा नहीं हुआ करते, और वो तो निषाद थे, वो तो हमारे घर में पैदा हुए। तो मुझे ये बात सुनकर बड़ी खुशी हुई। ये तो अच्छी बात है, सारे निषाद कहें कि राम निषाद था, सारे राजपूत कहें कि राम राजपूत था, सारे ब्राह्मण कहें कि राम ब्राह्मण था, सारे गुजर कहें कि राम गुजर था, और सारे जाट कहें कि राम जाट था। ये तो खुशी की बात है। लेकिन समस्या तब हुई जब असदुद्दीन ओवैसी ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा मोहन भागवत जी संजय निषाद की इस बात का जवाब दें कि राम का डीएनए क्या था, क्योंकि वो तो डीएनए के स्पेशलिस्ट हैं। पिछले दिनों उन्होंने कुछ कह दिया होगा डीएनए पर, पता नहीं मोहन भागवत जी इसका जवाब देंगे या नहीं देंगे। लेकिन मेरा खून इतना खोला, क्या उसे हमारे पिता के डीएनए और रक्त पर उंगली उठाने का अधिकार है? होना चाहिए, आवाज आनी चाहिए थी कि नहीं? पूरे देश में से कोई आवाज नहीं आई, कहीं से कोई आवाज नहीं आई। मुझे नहीं पता इस बेचारे को क्यों श्री राम की वंशावली और श्री राम के बारे में नहीं पता है। संजय निषाद हमारे घर का आदमी है, बेचारे से कोई गड़बड़ी हो गई तो भी कोई दिक्कत नहीं, उसने सही कहा है तो भी हमें कोई आपत्ति नहीं। हम तो निषाद राम के भी पैर पूजते हैं भाई, हमें निषाद राम के चरित्र को भी जीवन में लाने में कोई समस्या नहीं है। हमें दशरथ के पुत्र राम को लाने में भी समस्या नहीं है, और निषाद पुत्र राम को भी अपने जीवन में लाने में कोई समस्या नहीं है। लेकिन मैं इस असदुद्दीन ओवैसी से पूछना चाहता हूं, ये लोग सब कुछ खाते हैं, सूअर नहीं खाते, सब कुछ छू लेते हैं, सूअर नहीं छूते। तो मैं पूछना चाहता हूं कि मोहम्मद का भी कभी डीएनए चेक करवाया? उसका भी डीएनए चेक करा? इसी सूअर से क्या घृणा है? कहीं इस डीएनए के जेनेटिक कोड में कोई सूअर संबंधी गड़बड़ तो नहीं है? वो भी जांच होनी चाहिए। वो जांच कर और तब राम की तरफ आंख उठा, तब राम का नाम ले। लेकिन मेरा प्रश्न अपने स्थान पर अभी ज्यों का त्यों खड़ा है। प्रश्न यह है कि हम अपने ऐसे टूटते हुए राष्ट्र की रक्षा कैसे करें? ये मेरी मातृभूमि, पितृभूमि, जन्मभूमि, कर्मभूमि, मेरी पुण्य भूमि है, लेकिन ये पल प्रतिपल मर रही है, सिसक रही है, रोज मर जाती है। कैसे करें इसकी रक्षा, कैसे करें? तो आओ इसका समाधान देता हूं सीधे, क्योंकि मेरे पास समय बहुत कम है। सीधे समाधान देता हूं, चर्चा बहुत लंबी करनी थी लेकिन सीधे समाधान देता हूं। हमारे धर्म का नाम क्या है? बोलो। वैदिक धर्म से पहले कहते हो जो वो बोलो, क्या कहते हैं? सत्य सनातन, है ना? हमारे धर्म का नाम क्या है? सनातन धर्म। लेकिन ये जो सनातन धर्म है, इस सनातन धर्म को ऋषि लोग, साहित्यकार, विद्वान लोग वर्णाश्रम धर्म के नाम से भी पुकारते हैं। क्या क्या किस नाम से पुकारते हैं? बोलो। यानी एक वर्ण और एक आश्रम, ये दो चीजें मिलकर इस धर्म को बनाती हैं। अगर इस धर्म में से दो चीजें निकाल दी जाएं तो ये धर्म स्वतः मर जाएगा। अगर इस देश को बचाना चाहते हो तो आपको इन दो चीजों को बचाना पड़ेगा। पहली चीज है वर्ण और दूसरी चीज है आश्रम। ये जो मेरे पीछे मुनि जी बैठे हैं ना, ये जो सन्यासी बैठे हैं, इन्होंने जो गेरुआ कपड़ा पहना है, अपने ऊपर पहना है, इसे अपनी जान से ज्यादा प्रेम करो, इसे अपनी जान से ज्यादा प्रेम करो। और इतना प्रेम करो कि यूं ही कोई व्यक्ति भगवा कपड़ा अपने कांधे पर डालकर न घूमे। वो उसका सम्मान, उसकी मर्यादा, उसकी गरिमा जानता हो। अगर वो उसका सम्मान, उसकी मर्यादा, उसकी गरिमा नहीं जानेगा तो हानि हो जाएगी, हानि हो जाएगी, बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। इसलिए इन पूजनियों के इस रंग का सम्मान करना सीखो। ये चार वर्ण हैं, चारों वर्ण हम इकट्ठे नहीं बचा सकते।
4 आश्रम हैं, 4 आश्रम हम इकट्ठे नहीं बचा सकते। तो मेरे पास एक उपाय है, वो उपाय आपसे साझा करता हूं। अगर आपको लगता है कि हाँ ये उपाय किया जा सकता है तो आओ मिलकर इस उपाय पर काम करना शुरू करेंगे। यहां बैठकर ताली बजाना, यहां बैठकर मैं भाषण दूं और आप सुनो, ये पैसे खर्च करना, ये टेंट लगाना, ये सब फजूल है। यह ज्यादा दिन की बात नहीं, आने वाले 20 साल में देख लेना इस देश में क्या होगा अगर नहीं जागे तो। अगर खड़े नहीं हुए लड़ने के लिए तो 20 साल बाद ये टेंट लगाने के लिए जगह नहीं रहेगी, ये टेंट नहीं रहेंगे, मैं बोलने वाला नहीं रहूंगा और आप सुनने वाले नहीं रहेंगे। 4 आश्रमों में से एक आश्रम बचाने का प्रयास करो और 4 वर्णों में से एक वर्ण बचाने का प्रयास करो। इन्हें हम बचा सकते हैं। आश्रम है ब्रह्मचर्य आश्रम, जिसे बचाया जा सकता है। सबसे पहला आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम। अच्छा एक बात बताओ, अगर एक व्यक्ति अच्छा ब्रह्मचारी होगा तो आगे चलकर अच्छा गृहस्थ होगा कि नहीं? अगर अच्छा गृहस्थ होगा तो वानप्रस्थ अच्छा होगा कि नहीं? और वानप्रस्थी अच्छा होगा तो बोलो सन्यासी अच्छा होगा कि नहीं? तो हमें क्या बचाने की जरूरत है? पहला आश्रम, पहला आश्रम कौन सा? ब्रह्मचर्य आश्रम। कैसे बचाओगे ब्रह्मचर्य आश्रम? कैसे बताओ? ये तो कहां पढ़ते हो बेटा? सेंट जेवियर जानते हो? ये सेंट जेवियर मुझे पता नहीं, अभी देखो पूछता हूं। आईसीएससी बोर्ड है? अरे बाप रे, गलती हो गई। ये जितने सेंट जेवियर, जितने सेंट फ्रांसिस, जितने सेंट सोफिया, जितने सेंट के नाम से जाने जाते हैं, सब आईसीएससी बोर्ड के हैं। अधिकांश आईसीएससी बोर्ड के हैं। हो सकता है कोई एक आधा सीबीएसई बोर्ड का भी, मुझे यकीन नहीं है, शायद बच्चे को पता नहीं होगा। ये सब आईसीएससी बोर्ड के हैं। और ये जो आईसीएससी बोर्ड के हैं, इनमें पढ़कर ये कन्या ब्रह्मचारिणी बन जाएगी? बोलो, बन जाएगी? अब दूसरी बात करता हूं। केवल मैं उंगली उस तरफ नहीं उठा रहा, मैं इन 3 उंगलियों को भी ध्यान दे रहा हूं, इनकी तरफ भी ध्यान देता हूं। ये किसकी तरफ उठी हैं? मेरी तरफ उठी हैं। ये गुरुकुल में पढ़ते हैं, ये गुरुकुल में पढ़ते हैं। ये गुरुकुल कैसे चलता है जानते हो? कैसे चलता है जानते हो? मैं भीख मांग के लाता हूं तब ये गुरुकुल चलता है। हमें कोई सहायता नहीं होती। समाज भी स्वतः हमें सहायता बहुत कम करता है। बहुत कम लोग हैं जिनके अंदर इच्छा होती है और वो सहायता करते हैं। आज एक कथूरिया जी थे, वो मेरे पास आए, उन्होंने गुरुकुल पूछा और गुरुकुल के लिए वो मुझे सहायता देकर गए। मुझे नहीं पता वो इस समय यहां मौजूद हैं या नहीं। ये गुरुकुल भीख मांगने से चलते हैं, भीख मांगने से। और भीख मांगने से जो गुरुकुल चलते हो, क्या वो ब्रह्मचर्य आश्रम बचा लेंगे? बोलो, बचा लेंगे? अरे हमें तो चिंता ये रहती है कि इस हफ्ते का जुगाड़ हो गया, अगले हफ्ते रोटी मिलेगी या नहीं मिलेगी। और ऐसी दीनता में क्या व्यक्ति के भीतर वीरत्व पैदा हो सकता? प्रैक्टिकल बात करेंगे, फर्जी बात नहीं करेंगे, झूठी और नकली बात नहीं करेंगे। बोलो, बच जाएगा? ब्रह्मचर्य आश्रम बच जाएगा? तो इसका मतलब है इन गुरुकुलों को स्वतः चलने की स्थिति खड़ी करनी पड़ेगी, तभी ब्रह्मचर्य आश्रम बचा पाओगे ना। अच्छा, कैसे खड़ी करोगे स्वतः स्थिति? समाज कभी इतना नहीं कर सकता कि वो इन गुरुकुलों को खड़ा कर सके। अगर कर भी दिया तो 2-4 गुरुकुल खड़े हो गए, और वो 2-4 गुरुकुल थोड़ा बहुत काम करते रहेंगे। उससे 150 करोड़ की आबादी को बचाया नहीं जा सकता, उससे 37 प्रदेशों को बचाया नहीं जा सकता, उससे अटक से कटक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक देश को नहीं बचाया जा सकता। हमें चाहिए, इस देश में हर साल 16 करोड़ बच्चे स्कूलिंग में जाते हैं, 16 करोड़ हर साल। इन 16 करोड़ को ब्रह्मचर्य आश्रम में कैसे लाएं? कैसे? यह है चुनौती। और इस चुनौती का एक उपाय है, ये जितने स्कूल खुले हैं ये सब बंद हों। एक भी स्कूल नहीं रहेगा, सब पर ताले लगाओ। मैं ये नहीं कहता फिजिक्स मत पढ़ाओ, केमिस्ट्री मत पढ़ाओ, बायोटेक्नोलॉजी और बायोइन्फॉर्मेटिक्स मत पढ़ाओ। मैं कहता हूं जरूर पढ़ानी चाहिए, बहुत जरूरी है, पढ़ाओ। ये मैथमेटिक्स, चाहे आधुनिक कैलकुलस हो, मॉडर्न कैलकुलस, मॉडर्न अलजेब्रा, मॉडर्न ट्रिग्नोमेट्री। मैं ये नहीं कहता कि ये नहीं पढ़ना चाहिए, ज्योमेट्री नहीं पढ़नी चाहिए। मैं नहीं कहता केवल ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य, वराहमिहिर, आर्यभट्ट पढ़ने चाहिए। मैं कहता हूं दोनों पढ़ने चाहिए, वो भी पढ़ें और ये भी पढ़ें। लेकिन कैसे? एक ही तरीका है। इस देश में जो बच्चे घर से पढ़ने स्कूल जाते हैं और वहां से पढ़कर घर आते हैं, ये व्यवस्था पूरी तरह बंद हो, सारे स्कूल बंद हो। एक भी स्कूल इस देश में ना चले, एक भी स्कूल नहीं, कोई मदरसा नहीं, कोई मदरसा नहीं। तरीका क्या? तरीका है, इस देश में सारे स्कूल खोल दो, बोर्डिंग स्कूल।
बोलो सरकार कर सकती है कि नहीं? देखते हैं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी अतुल जी अभी नहीं, इतनी जल्दी नहीं। कर सकते हैं कि नहीं देखते हैं। एक बोर्डिंग स्कूल खोलने में, मैं प्रारंभ में नवोदय विद्यालय में पढ़ा हूं, इसलिए बोर्डिंग स्कूल की स्थिति को जानता हूं। एक नवोदय विद्यालय खोलने में कम से कम 20 करोड़ रुपए लगते हैं। कितने? अच्छा, 10 नवोदय विद्यालय खोलने में कितने लगेंगे? कैलकुलेशन करो। अरे एक में 20 करोड़ लगे तो 10 में कितने लगेंगे? 200 करोड़, 200 करोड़ लगेंगे। अच्छा, आगे कैलकुलेशन करते जाओ, मैं आखिरी कैलकुलेशन पर पहुंचता हूं। अगर मुझे 3500 नवोदय विद्यालय खोलने हो, 3500, तो 20 की गुना करो, कितने रुपए की जरूरत पड़ेगी? 70,000 करोड़ रुपए। कितने रुपए की जरूरत पड़ेगी? थोड़ी राशि नहीं है। कहां से लाएगी सरकार? 70,000 करोड़ रुपए कहां से लाएगी सरकार? मैं बताऊं कहां से लाएगी? मैं उपाय बता दूं सरकार को कहां से लाएगी? एक घोटाला रोक दे, कॉमनवेल्थ घोटाला। इस देश में घोटाला हुआ था खेल के नाम पर, कॉमनवेल्थ घोटाला। उस घोटाले की रकम का मूल्य कितना है? 70,000 करोड़ रुपया। अगर 3500 बोर्डिंग स्कूल खोल दिए जाएं जिनमें संस्कृत का पढ़ना अनिवार्य कर दिया जाए और बाकी सारे विषय जैसे चाहो वैसे पढ़ाओ, उसकी एक निश्चित व्यवस्था शिक्षाविदों के माध्यम से करो, तो आपका ब्रह्मचर्य आश्रम सुरक्षित हो सकता है। बालक घर से निकलकर चला जाएगा इस बोर्डिंग स्कूल में, इस गुरुकुल में, वहां जाकर पढ़ेगा और 25 साल का होकर घर लौटेगा। बोलो ब्रह्मचर्य आश्रम बचेगा कि नहीं बचेगा? मैं ये नहीं कहता कि उस तरह बच जाएगा जैसा उस एंशिएंट पीरियड में था। मैं ये कहता हूं आज की व्यवस्थाओं में प्रारंभिक स्थिति में एक उपयुक्त स्थिति हो सकती है कि नहीं? बोलो। अच्छा बताओ, इसके लिए आंदोलन खड़ा किया जा सकता है कि नहीं? अरोड़ा जी 10 मिनट छीन लो क्या? देखो कितना विनम्र लुटेरा है, अनुमति लेके छीन रहा। जब तक ऐसे बनोगे नहीं तब तक देश नहीं बचा पाओगे। 3500 नवोदय विद्यालयों के लिए 70,000 करोड़ रुपए केवल जरूरत है, और ये 70,000 करोड़ रुपए एक एक घोटाले में गुंडे खा गए, बदमाश खा गए, आज भी खा रहे हैं। आज नहीं खा रहे क्या? आपको क्या लगता है घोटाला रुक गया? आपको क्या लगता है भ्रष्टाचार रुक गया? बोलो पुलिस वाला रिश्वत लेता है कि नहीं लेता? बोलो बाबू रिश्वत लेता है कि नहीं लेता? हर जगह रिश्वत जारी है कि नहीं जारी है? हर चीज में रिश्वत जारी है, हर चीज में, हर चीज में। नाम नहीं लूंगा। आज ही मुझे एक सज्जन कह रहे थे कि आचार्य जी ये काम करना है, हमारी एक दुकान का कुछ पैसा आने वाला है, वो रिश्वत देकर ये काम कर लेंगे। समस्या यह है हम इतने मजबूर हैं कि हम कठोर हो जाएं तब हमें भी रिश्वत देनी पड़ती है, और बिना रिश्वत दिए काम मुझे भी देनी पड़ेगी। हाँ कि ना? सिस्टम है, पूरा सिस्टम हाईजैक किया हुआ है। अगर आप इस देश को बचाना चाहते हो तो ब्रह्मचर्य आश्रम बचाओ, और ब्रह्मचर्य आश्रम बचाने के लिए यह आंदोलन खड़ा किया जा सकता है कि हम सरकार से मांग करें कि हम एक तरह की शिक्षा, एक तरह का बोर्ड, एक तरह की व्यवस्था, एक तरह के विद्यालय चाहते हैं। ये दे, ये चाहिए, और उसके लिए हम टैक्स पे करते हैं, हम पैसा देते हैं। एक टॉफी खरीद के लाते हैं ना बच्चे आपके, टॉफी एक 10 रुपए का कैडबरी खरीद के लाते हैं ना, उस कैडबरी पे आप टैक्स देते हो। ये खरीद के लाए थे, इस पे आपने टैक्स दिया। मैं ये चादर खरीद के लाया, इस पे टैक्स दिया। इस घड़ी पे टैक्स दिया, इस टेंट पे टैक्स दिया, हमने हर चीज पर टैक्स दिया, हर चीज पर। क्या हम अपने बच्चों की शिक्षा के लिए नहीं देते? बोलो। अब अगली बात सुनो, ये जितने बोर्डिंग स्कूल हों, जितने नवोदय विद्यालय हों या केंद्रीय विद्यालय हों, जो बोर्डिंग स्कूल हों, इनमें बालक का सुई से लेकर जहाज तक का सारा खर्च सरकार उठाए। माता पिता की कोई जिम्मेदारी? टैक्स देते हैं भाई, टैक्स देते हैं। बोलो ब्रह्मचर्य आश्रम बचाया जा सकता है कि नहीं? बोलो मेरा विकल्प गलत है क्या? हो सकता है एक आश्रम। अब चलते हैं एक वर्ण की ओर। क्या हम एक वर्ण बचा सकते हैं? कौन सा वर्ण बचा सकते हैं? देखो, सन्यासी तो वैराग्यशील होता है, उससे ज्यादा फर्क पड़ने वाला है नहीं। वो तो आज भी जो सन्यासी होते हैं वो होते हैं। वानप्रस्थी भी उसी कोटि में चला जाता है, निदिध्यासन आदि करता है, उसका ज्यादा नहीं है। अब बचे दो, कौन कौन?
ये दोनों मैंने रख दिए एक वर्ण में। किस वर्ण में? ब्राह्मण में। कौन सा वर्ण हो गया? तो अब चार आश्रम, चार वर्ण है आपके, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। शूद्र की ताकत इतनी नहीं होती कि समाज को बदल सके। वैश्य के साथ समस्या यह है कि उसे अपना, कौन सा रस था वो? चिंतामणि रस। उसे चिंतामणि रस बेचना है, और बेचना है तो लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ सकता। और पहला एक दूसरा आश्रम में नहीं वर्ण है, शूद्र हो गया, क्षत्रिय, शूद्र हो गया, वैश्य हो गया, और पहला मैंने पहले शांत कर दिया, सत्वगुणी है, ज्यादा काम नहीं करता है। अब एक वर्ण बचा, कौन सा? बोलो कौन सा वर्ण बचा? क्षत्रिय। तो हमें से क्षत्रिय वर्ण को बचाना पड़ेगा। क्षत्रिय वर्ण बचाओगे कैसे? कैसे बचाएं, कैसे पैदा करें? तो हमें एक नागरिक सेना पैदा करनी होगी। एक नागरिक सेना पैदा करनी होगी। अगर आपने नागरिक सेना पैदा नहीं की तो आप क्षत्रिय वर्ण को नहीं बचा पाओगे। और इसके लिए एक उपाय देता हूं आपको। ये मोबाइल देखते हो? ये मोबाइल, अच्छा ये बताओ, ये जो मोबाइल देख रहे हो, इस मोबाइल में सब कुछ अच्छा है कि कुछ खराब भी है? खराब भी है। कितना खराब है? कितना खराब है इसमें? इसमें 90% पोर्न है। 90% इसमें पोर्न है। और है क्या? काम की तो बहुत थोड़ी चीजें हैं, ज्यादातर चीजें कैसी हैं? गड़बड़ी की है। आप अगर कुछ गंदा नहीं भी देखना चाहते तो भी ये दिखाता है। आपके पास फोन आया, आपका नंबर सेव नहीं है, ट्रू कॉलर उठा के आपको नाम बताता है, और जब नाम बताता है तो उसी पट्टी पर एक अश्लील चित्र भी दिखाता है। अब देखना नहीं चाहते थे, लेकिन उसने दिखाया कि नहीं दिखाया? बोलो दिखाया। ये मोबाइल इस देश में किसे उपलब्ध है? मुझे उपलब्ध है, डॉक्टर साहब को उपलब्ध है, कमाल की बात है वानप्रस्थी जी को भी उपलब्ध है, हर्षित को उपलब्ध है। हर्षित को उपलब्ध नहीं होगा तो गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी समस्या पता क्या है? इस लक्ष्मी को भी उपलब्ध है, उस सरस्वती को भी उपलब्ध है, उस दुर्गा को भी उपलब्ध है, इन छोटी छोटी बच्चियों को भी उपलब्ध है। 8 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा आपका मोबाइल से खेलता है, हाँ के ना? आपने सारी अश्लीलता अपने बच्चे के हाथ में दे दी। सारी अश्लीलता आपने अपने बच्चे के हाथ में दे दी। ईमानदारी से बताओ, ये मोबाइल फोन इसी तरह वितरित होने चाहिए या इन पर पाबंदी होनी चाहिए? कोई अंकुश होना चाहिए या नहीं? तो मैं कहता हूं इस मोबाइल पर लाइसेंस जारी करे सरकार, कि जिसे जरूरत है उसे ही मोबाइल दिया जाएगा, और जिसे जरूरत नहीं है उसके हाथ में मोबाइल देखने पर भी सजा हो जाए। और इसके अलावा सरकार को करना चाहिए कि वो लाइसेंस फ्री करे हथियार को लाइसेंस फ्री करे। अगर उन्होंने हथियारों को लाइसेंस फ्री नहीं किया तो जो आबादी आज इस देश में 35-40 करोड़ की है, ये आबादी जिस दिन 50-60-70 करोड़ की पहुंचेगी, उस दिन तुम्हें मेरी बात याद आएगी, क्योंकि तुम्हारे घरों में नाक काटने के लिए चाकू तक उपलब्ध नहीं है। उनके घरों में अपने तहखानों में बैठकर वो AK-47 गढ़ रहे हैं, उनके पास सब कुछ उपलब्ध है, लेकिन तुम्हारे पास कुछ नहीं है। मैं कहता हूं समान अधिकार दिए जाएं पूरी प्रजा को। लोग कहते हैं यदि ऐसा कर दिया तो लोग मर जाएंगे, एक दूसरे को मार डालेंगे, हथियार हाथ में आ जाएगा तो लोग हत्या कर देंगे एक दूसरे की। अमेरिका में लाइसेंस फ्री है। कितने लोग सुबह से शाम तक दूसरों की हत्या कर देते हैं? जब आदमी सड़क पर लड़ने के लिए दौड़ता है तो यह देखता है इसके साथ आदमी कितने हैं, देखता है कि नहीं? मैंने धोती पहनी थी, धोती पहनकर गाड़ी में चढ़ा और गाड़ी लेकर चला। जैसे ही कुछ दूर आगे गया, बस 10 फीट आगे गया तो एक मोटरसाइकिल वाला न जाने कैसे खड़ा था, वो भी यूं घुमाई और टक्कर लगी। और उसने शायद मुझे देख लिया होगा धोती में आते हुए, गाड़ी खोलकर बैठते हुए, तो वहां से उसने 3-4 बहुत सुनहरी गालियां दी बाइक पर बैठे बैठे, और उतरकर तुरंत आया गाड़ी में और यूं उसने तेजी से दरवाजा खोला। लेकिन जैसे ही दरवाजा खोला उसने देखा मेरी बराबर में 3 ब्रह्मचारी बैठे थे, जिनमें से एक की ऊंचाई 6.5 फीट थी। तो उसे देखते ही बोला, भाई साहब मैं ये कह रहा था देख के चला लो। क्यों आया तो मारने था, गाली देकर उतरा था, मार देना चाहिए था, लेकिन क्यों नहीं मार सका? क्योंकि मेरे पास उससे बढ़िया हथियार था। ये नहीं होगा तो कुछ नहीं कर सकते।
दुनिया के जितने विकसित और शांत देश हैं, जहां आसानी से सरकारें और सिस्टम चल रहे हैं, वहां लाइसेंस फ्री है, वहां लाइसेंस फ्री है। ये हथियार लाइसेंस फ्री होना चाहिए, मोबाइल पर लाइसेंस होना चाहिए, और इसी के आधार पर, अपने ही सिद्धांतों के आधार पर आपको एक नागरिक सेना की जरूरत है, उसे करने की जरूरत है। कल हो सकता है ये वीडियो जाए और हो सकता है मुझ पर कार्रवाई हो, क्योंकि जो बातें मैंने इसमें कही है ना आज के उद्बोधन में, ये बातें बहुत बड़े बड़े संगठन जो अपने आप को 30 मार खा मानते हैं, कमरा बंद करके कमरे के अंदर कहते हैं, कमरे के अंदर, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि तो कोई तुम्हें पकड़कर जेल में डाल देगा, तुम्हें कोई मार डालेगा। मैं खुलेआम यहां कह रहा हूं, और एक माननीय सांसद महोदय का माननीयपन भी उतारा है मैंने, लेकिन ये सब कहने के बावजूद भी मुझे केवल प्रेम है मेरी मातृभूमि से, मेरी पितृभूमि से, मेरी पैतृक भूमि से, मेरी पुण्य भूमि से। अगर इसके लिए एक बिस्मिल मरा था, एक आजाद मरा था, तो एक योगेश और सही, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक योगेश इस देश को नहीं बचा सकता। मुझे ऐसे लाखों करोड़ों योगेश की जरूरत है, ताकि वो मेरे कंधे से कंधा मिलाकर आकर काम करें। मैं आपको बताऊं, मैं यहां आया जरूर हूं, मैं गुरुकुल चलाता हूं, ये भी आप जानते हैं कि मैं गुरुकुल चलाता हूं, कटिवस्त्र बांधता हूं और ऐसी परिस्थितियों में रहता हूं। लेकिन मैं यहां चांदपुर में आज आया हूं तो मैं बस यही बात कहने आया था। मेरे यहां आने का मकसद आपके इस सम्मेलन में सम्मिलित होना नहीं था। मेरे यहां आने का मकसद आपके इस कार्यक्रम में भाषण देकर आपसे तालियां लेना नहीं था। मेरे यहां आने का मकसद इस आर्य समाज के कार्यक्रम में आकर यहां की विशिष्टताओं को आपके बीच में गुणगान करके आपसे वाहवाही लेना और आपको वाहवाही देना नहीं था। मैं ये आह्वान करने आया हूं, पीछे तक युवक बैठे हैं, मैं आह्वान करने आया हूं कि मैं इस मार्ग पर चल रहा हूं। आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि 20 साल बचे हैं, मृत्यु उस तट पर हमारी प्रतीक्षा कर रही है। आओ मिलकर मुकाबिल हो, आओ मिलकर मुकाबला करें, जान भी जाए। वाहवाही देना नहीं था। मैं ये आह्वान करने आया हूं, पीछे तक युवक बैठे हैं, मैं आह्वान करने आया हूं कि मैं इस मार्ग पर चल रहा हूं। आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि 20 साल बचे हैं, मृत्यु उस तट पर हमारी प्रतीक्षा कर रही है। आओ मिलकर मुकाबिल हो, आओ मिलकर मुकाबला करें, जान भी जाए लेकिन इस देश के लिए जाए। आओ मिलकर इस देश को बचाएं, दूसरा कोई उपाय नहीं। यदि जानना चाहोगे तो मेरा मोबाइल नंबर आपको कहीं से भी मिल जाएगा। मैं स्वागत करता हूं, आह्वान करता हूं, निमंत्रण देता हूं कि आप मिलकर बचाएं इस राष्ट्र को। ज्यादा लंबा समय नहीं है, ज्यादा दूरी नहीं है जब हम इस देश को लेकर खुद डूब जाएंगे, यदि आज हम नहीं जागे। बस इतने ही शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को यहां रोकता हूं और ऐसी अपेक्षा करता हूं कि जिस पीड़ा को लेकर जी रहा हूं, जिस पीड़ा को लेकर घूम रहा हूं, जिस पीड़ा को लेकर भटक रहा हूं, वो थोड़ी सी पीड़ा जरूर मैंने आपके हृदय में भी पहुंचाई होगी। इतनी सी अपेक्षा के साथ मैं अपनी बात रोकता हूं। बहुत धन्यवाद आप सभी को। नहीं